Hello everyone, welcome back to the channel. This is another video of Western political thought, and today you will understand about another thinker, that is Jean-Jacques Rousseau. This thinker is one of the most important social contract theorists, and after understanding about this thinker, you will understand his given social contract theory, concept of general will, popular sovereignty. So ये सारे आपको इजिली समझ में कब आएंगे जब आप इनके बारे में पढ़ोगे. So this video is going to helpful for all those who are preparing for PSIR optional uses Senate paper 2 and those who are pursuing their BA and MA in political science. So बने रहिए और लास्ट तक. और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा ये वीडियो से कंसेप्ट क्लैरिटी होगा और आपको पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. लेट्स बिगिन फ्रॉम इंट्रोडक्शन. मैं जब भी पढ़ाती हूँ आई ऑलवेज से कि आप कभी भी किसी भी थिंकर को पढ़ रहे हो, यू शुड नो अ लिटिल बिट अबाउट हिम एंड उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उनके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस रहता है, देन यू कैन अंडरस्टैंड देयर की कंट्रीब्यूशंस. तो सबसे पहले हम चालू करते हैं इनके बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तो आप ग्रेड 9 से पढ़ते आ रहे होगे, ग्रेड 10th में देखे होगे. अगर आप कभी भी कहीं पे भी, तो हमें रूसो का नाम देखने को मिलता है, क्योंकि उनको हम बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन से एसोसिएट करते हैं. भाई, क्योंकि ही इज नोन एज द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. जो हम ये स्लोगन पढ़ते हैं ना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का, ये इन्हीं से एसोसिएटेड है. दैट्स वाई ये थिंकर कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ऑल दो आप देखो तो इनका टाइम पीरियड कब का है, इनलाइटनमेंट के टाइम के, है ना. बट ये जो थे, ही वॉज द क्रिटिकल ऑफ इनलाइटनमेंट. वो ऑल दो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था इन पे इनलाइटनमेंट का, बट ही वॉज लिटिल बिट क्रिटिक ऑफ रैशनलिज्म. क्योंकि और उनको, उनका जो टाइम पीरियड था, दैट इज मार्क्स एज ए ट्रांजिशन फ्रॉम क्लासिकल लिबरलिज्म टू मॉडर्न रेडिकल डेमोक्रेटिक थियरी, जहाँ पे वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं. वो जो साइंस के बेसिस पे जो लोग, जो हमें सोसाइटी में इनइक्वालिटी देखने को मिल रहा है, जो इनइक्वालिटी क्रिएट हुई है, ये उसको रिजेक्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं. दैट्स व्हाई ही इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिगर व्हेनेवर इट कम्स टू एनलाइटनमेंट और द बिगिनिंग ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म. और इनका ये कहाँ से थे, ही वाज फ्रॉम जेनेवा. इनके मेजर वर्क्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पहला सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें वो उनकी जो थियरी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वालिटी, वो इनइक्वालिटी, इसमें दो टाइप की इनइक्वालिटी की बात करते हैं, वी लुक एट दैट. एंड नेक्स्ट वन इज इमाइल. इमाइल जो है बेसिकली उनकी एजुकेशन पे बुक है. एंड लास्ट वन इज कन्फेशन, जिस जो कि बेसिकली उनका ऑटोग्राफी है. और अब जब बात करते हैं रूसो की, तो हमारे दिमाग में एक बहुत फेमस कोटेशन आता है जो उनके द्वारा दिया गया है, दैट इज मैन इज बोर्न फ्री बट एंड एवरीवेयर ही इज इन द चैन. ही सेड, उनका मानना था कि जो भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, जब कोई भी इंसान जन्म लेता है तो उस टाइम तो फ्री रहता है, बट बाद में सोसाइटी में वो आके चैन में बंध जाता है. सो दैट इज द फेमस कोटेशन गिवन बाय रूसो. एंड ही इज वेल नोन फॉर हिज कंसेप्ट पॉपुलर सोवरेनिटी. विल लुक एट दिस, क्योंकि कई बार हमें जब भी क्वेश्चंस में आते हैं कि पॉपुलर सोवरेनिटी के बारे में डिस्कस करो, तो हमें रूसो का नाम नहीं भूलना होता है. एंड जनरल विल. सो ये दोनों जो उनके कंसेप्ट है, दिस टू कंसेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर वी स्टडी अबाउट रूसो. इनका मानना था ये जनरल विल जो है, ये बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है, ये डिवाइन तरीके से नहीं फॉर्म हुआ, बल्कि हमने फॉर्म किया है. हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है जनरल बेसिस पे बना है. अब व्हाट डू यू मीन बाय जनरल विल पे बना है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि जितने भी लोग हैं सेल्फ इंटरेस्टेड ना होकर, जो उनकी उनकी रियल विल है, वो रियल विल वाले सारे लोग के रियल विल को मिला के एक जनरल विल बना. एंड जनरल विल के बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ. और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये यहाँ पे जो लोग हैं वो सारे लोग फ्री हैं, इक्वल है, और सबने उस बेसिस पे ये अपना एक स्टेट का फॉर्मेशन किया हुआ है. सो हिज व्यू वाज लाइक डिफरेंट फ्रॉम हॉब्स एंड लॉक, क्योंकि हॉब्स और लॉक की बात करें तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजंस की बात नहीं करते हैं. But Rousseau was the one who gave clear emphasis on direct participation of women, direct participation of citizens. He was the critical of women participation. उनको देखो तो एजुकेशन पे जब बात आता है, तो वो women को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज, वो women को एजुकेशन के बारे में नहीं बोलते हैं, बट ये ज्यादा फोकस करते हैं मैन के एजुकेशन पे. बट दैट इज नॉट द डिस्कशन. अभी हम देखते हैं डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के बारे में. अब सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट वाज द की इन्फ्लुएंस ऑन रूसो. पहला तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि किसी के भी लाइफ से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसकी लाइफ में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, दैट इम्पैक्ट अ पर्सन्स फिलोसफी. सो जब हम रूसो की बात करते हैं, तो पहली बात की उनको एक वो फॉर्मल एजुकेशन लिए थे. दैट्स वाई
वो खुद से पढ़ाई की, और जब वो खुद से पढ़ाई किए, जो लाइफ की सिनेरियो देखे थे, तो उनको एक चीज समझ में आया था कि जो जनरल लोग हैं, जो कॉमन मैन है, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और वो उसको काफी अप्रिशिएट करते थे कि यस, दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी कैन सी एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट। जो इंसान एक्सपीरियंस करता है वही शायद उस चीज को अप्रिशिएट भी करता है। यहाँ मैंने एक्सपीरियंस किया है। उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है प्लेटो, उन पे प्लेटो का, मोंटेस्क्यू का, हॉब्स का। बट कई बार वो उनसे अलग जाके अपनी थ्योरी propound करते हैं। जब हम बात करते हैं लॉक की, नेचुरल राइट्स की, तो वो उस पे काफी ज्यादा हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है रूसो की, और रूसो भी नेचुरल राइट्स को बचाने की बात करते हैं। सोवरेनिटी का जो आइडिया था वो भी काफी ज्यादा, कि जो सॉवरेन गवर्नमेंट है और जो सोवरेनिटी है, इट शुड डिराइव फ्रॉम पीपल। तो ये रूसो का आइडिया काफी ज्यादा हमें लॉक से इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। एंड रूसो जो थे वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा फेवर किए थे, क्योंकि उनका काफी टाइम तक जेनेवा में थे, और जेनेवा में उन्होंने देखा था कि लाइफ पार्टिसिपेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूल में। अब हम बात करते हैं उनके हिसाब से ह्यूमन नेचर कैसा रहता है, एंड स्टेट ऑफ नेचर। अगेन सोशल कॉन्ट्रैक्ट जरूरी पढ़ते हैं तो ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर पढ़ना जरूरी होता है। ही सेड कि ह्यूमन आर नेचुरली गुड। जब आप स्टेट ऑफ नेचर में देखो, जहां पे स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, जब एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहे हैं कि जब तक स्टेट नहीं रहता है, तो वो जो कंडीशन है उसको स्टेट ऑफ नेचर बोलते हैं। और वहां पे जो भी ह्यूमंस है, दे आर गुड, एंड द स्टेट ऑफ नेचर इज सॉलिटरी, पीसफुल। एंड जो भी ह्यूमन है, दे आर गुड, दे आर इक्वल। जो भी इंसान है, दे आर गाइडेड बाय टू प्रिंसिपल्स, फर्स्ट वन इज सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड सेकंड वन इज कंपैशन। और जो भी इंडिविजुअल है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, सबके पास नेचुरल फ्रीडम है, बट नो मोरालिटी और इनइक्वालिटी। वहां पे ये चीजें देखने को मिल रही है। ही सेड कि मैन इज नेचुरली गुड बट द सोसाइटी दैट करप्ट्स हिम। उनका फेमस स्टेटमेंट है कि जब इंसान जन्म लेता है तो काफी अच्छा होता है, बट सोसाइटी में जो प्रॉपर्टी की जो सबकी लालसा होती है, दैट मेक्स अ पर्सन करप्ट। एंड ही वाज वन ऑफ द क्रिटिक ऑफ हॉब्स। वो बोल, जैसे हॉब्स की हम बात करते हैं, तो हॉब्स क्या बोलते हैं कि जो भी ह्यूमन बीइंग है, वो ब्रूटिश होते हैं, वो सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, कंपेटेटिव होते हैं। बट रूसो इसके अलग व्यू से बोलते हैं। ही बेसिकली लुक एट द पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक साइड ऑफ ह्यूमन। वो बोलते हैं कि नहीं, सो इंसान में जो इंसान है, दे आर लाइक गुड, दे आर नोबल। एंड ये हॉब्स का जो आइडिया है वैसा कुछ नहीं, अदरवाइज हम सोसाइटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। अब उनके हिसाब से वो बोलते हैं कि ये स्टेट ऑफ नेचर में इनइक्वालिटी आती कहाँ से। तो ही सेड कि इनइक्वालिटी जो है, जब इंसान बर्न, उसकी जो जब भी इंसान है, जब वो उसकी जन्म होता है, तो वो इंसान बेसिकली उस टाइम में फ्री होता है, इक्वल होता है। वो नेचुरली शायद इक्वल हो, बट वो फ्री है। बट जैसे ही वो सोसाइटी में आता है, दैट पर्सन बिकम इनइक्वल। सो उसके हिसाब से, रूसो के हिसाब से, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। पहला नेचुरल इनइक्वालिटी, जो आप जन्म लेते हो तो शायद आपकी गॉड गिफ्टेड, जैसे आपका एज, हेल्थ, रेस, these are the thing that is naturally unequal, you can't change it. बट सोसाइटी हैज क्रिएटेड मोरल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। वो जो क्रिएशन है वो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में लड़ाई का एक सोर्स बन रहा है। हमारे सोसाइटी में करप्ट लोग देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से लोग चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा प्रॉपर्टी हो, एंड दैट बिकम्स द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। और उनका ये फेमस कोटेशन भी है कि द फर्स्ट मैन हु हैविंग इनक्लोज्ड अ पीस ऑफ ग्राउंड thought of saying this is mine and found people simple enough to believe him was the true founder of civil society। जब एक इंसान बोल दिया कि ये मेरा है और लोगों ने उसको मानना चालू कर दिया, वहां से एक प्रॉपर्टी का भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक सिविल सोसाइटी का फॉर्मेशन हो रहा है। लोग वहां पे अब प्रॉपर्टी के बेसिस पे अपना कमांड बनाना चालू करेंगे। एंड प्रॉपर्टी जो है, इट हैज क्रिएटेड डिपेंडेंस, कॉम्पिटिशन, प्राइड, एंड इवेंचुअली इट हैज लीड टू इन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनइक्वालिटी। एंड इसकी वजह से हमें जरूरी है कि एक ऐसे बॉडी का, एक ऐसे थर्ड पार्टी का क्रिएशन करना जो ये इनइक्वालिटी है उसको ज्यादा बढ़ने ना दे, मेंटेन करके रखे। सो ये जो इनइक्वालिटी, ही कॉज दैट दिस इनइक्वालिटी इज सोशल इनइक्वालिटी एंड इट इज मैन मेड, दैट इज नॉट बीइंग गिवन बाय गॉड। सो इसीलिए हमें जरूरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। उनका जो फेमस बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसी में वो बात करते हैं कि क्यों स्टेट का फॉर्मेशन होगा। सो ये जो उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, दैट वाज द मास्टर पीस, जो कि एक हॉब्स और लॉक के जो आइडिया थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, उनका एक अल्टरनेटिव व्यू प्रोवाइड करता है। उनका जो अल्टीमेट गोल था, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, दैट वाज टू क्रिएट पॉलिटिकल ऑर्डर विच शुड बी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वलिटी एंड कलेक्टिव सॉवरेनिटी। जो भी इंडिविजुअल्स हैं, व्हाट विल
what will they do जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? दे विल गिव अप देयर नेचुरल लिबर्टी इन द एक्सचेंज ऑफ सिविल लिबर्टी। सोसाइटी में रहना है तो पहली बात अपनी कुछ लिबर्टी जो है उसको आप जो भी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कर रहे हो उसके पास रखो। एंड जो भी इंडिविजुअल है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द रियल विल विच ही कॉल्स द सम ऑफ द रियल विल इज जनरल विल। ये जो जनरल विल है, ये जितने भी इंडिविजुअल के प्राइवेट विल है, जो रियल विल है, जो सेल्फ इंटरेस्टेड नहीं है, विल अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जनरल विल एंड विल ऑफ ऑल। तो ये बोलते हैं कि जो भी इंडिविजुअल के रैशनल विल है, जैसे मान लो 10 लोग हैं और 10 लोग जाके सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं, तो 10 इंसान के जो खुद की रैशनल विल है, दो 10 के 10 किसी और को हार्म ना करने वाली अपनी जो उनकी थॉट प्रोसेस है, देन द सम ऑफ दोज विल मेक अ जनरल विल। एंड ये स्टैब्लिश करेगा एक कॉमन गुड। सो ओबीडियंस ऑफ द जनरल विल इज लाइक फ्रीडम बिकॉज हियर यू आर ओबेइंग लॉ। एंड ही सेज कि यहाँ पे सोवरेनिटी जो है, जो आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, यहाँ पे जो भी सोवरेन बॉडी बना रहे हो, दैट इज इनएलिएनेबल एंड इंडिविजुअल, इट कांट बी ट्रांसफर टू मोनार्क और रिप्रेजेंटेटिव। अब मैंने आपको ये मेंशन किया कि जनरल विल और रियल विल, तो व्हाट इज द जनरल विल एंड विल ऑफ ऑल? देखो, एक तो ये हो सकता है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ आपके दो थॉट होते हैं। वन इज दैट वट एवर यू थिंक फॉर योर सेल्फ। एंड मेनी टाइम्स दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कुछ भी सोचते हो तो आप सोचते हो कि अगर मैं ये चाहता हूँ तो इसकी वजह से किसी और को इम्पैक्ट ना हो, राइट? दो आपके थॉट होते हैं, पहला कि मैं जो चाहता हूँ सिर्फ मुझे फर्क पड़ता है, बाकी किसी और को नुकसान हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो वो उसको बोलते हैं दैट इज द एक्चुअल विल, जहां पे लाइक आप खुद को प्रेफरेंस दे रहे हो, दैट इज सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ इंटरेस्टेड। और इसकी वजह से सोसाइटी में एक डिवाइड क्रिएट कर रहे हो। दूसरा जो बोलते हैं वो बोलते हैं रियल विल। रियल विल क्या है कि आप कलेक्टिव गुड के बारे में सोच रहे हो, जिसकी वजह से कॉमन गुड स्टैब्लिश हो सकता है। आप रैशनल विल के बारे में सोच रहे हो, दैट विल लेड टू यूनाइट द सोसाइटी। तो वो है रियल विल। वो बोलते हैं कि जो जनरल विल है, इट इज द सम ऑफ रियल विल, एंड रियल विल के बेसिस पे ही हम जनरल विल के बेसिस पे ही हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ना कि विल ऑफ यानी कि सम ऑफ एक्चुअल विल के बेसिस पे। सो व्हेन ही टॉक्स अबाउट जनरल विल, ही सेज दैट, उनका फेमस एक कोटेशन है कि मैन आर फोर्स्ड टू बी फ्री, if someone defies the general will the state can court compliance। so ये उनका एक पैराडॉक्सियल थॉट भी दिखने को मिलता है, इसलिए उनको कई बार हम लोग उनको पैराडॉक्सियल थिंकर भी बोलते हैं। अब जो ये सोवरेनिटी की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पे पॉपुलर सोवरेनिटी होना चाहिए। व्हाट इज इट मीन्स? कि जो भी सोवरेनिटी है, जो डिसीजन लेने की जो एक्चुअल पावर है, इट शुड लाई इन द हैंड्स ऑफ पीपल। क्योंकि पीपल जो है, दे हैव चूजन द लीडर, दे हैव बेसिकली दे हैव मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एंड जो ये लोग हैं, दे विल एक्सरसाइज डायरेक्टली, नॉट बी अ रिप्रेजेंटेटिव। सो ही वाज फेवर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, नॉट इन द फेवर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एंड वो बोलते हैं कि जो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये वहीं पे सूट है वहीं पे सूट होगा जहां पे स्मॉल होमोजेनियस कम्युनिटी रह रही होगी। सो दैट वाज हिज व्यू ऑन पॉपुलर सोवरेनिटी। अब जब लॉ गिवर की बात करते हैं कि जो लेजिस्लेचर होगा, वो बोलते हैं कि द लॉ गिवर शुड बी विजनरी, जो कि बेसिकली इनिशियल लॉ जो है स्टेट के, उनको बनाने में हेल्प करेगा। दैट लॉ गिवर शुड नॉट बी अ रूलर बट एन इनलाइटेंड गाइड। एंड ये जो लॉ गिवर है, he must help people to transition from natural freedom to moral freedom, and that lawgiver requires moral and spiritual authority like similar to Moses and etc. अब what was the his view on liberty? जब हम liberty की बात करते हैं, liberty is something like freedom. So he talks about 3 types of freedom, and उनका जो अल्टीमेट फोकस था वो था मोरल लिबर्टी पे, उनका अल्टीमेट गोल था। एंड ये मोरल लिबर्टी जो है, ये बेसिकली कब होगा? जब आप जनरल विल पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो, यहाँ पे आपकी लिबर्टी जो है वो मोरल लिबर्टी होगी। सो ही टॉक्स अबाउट नेचुरल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी एंड मोरल लिबर्टी। नेचुरल लिबर्टी बोलते हैं कि यहाँ पे आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है, जैसे कि स्टेट ऑफ नेचर में आपके पास, जैसे आप बोल सकते हो निगेटिव लिबर्टी है। दूसरा बोलते हैं सिविल लिबर्टी जहां पे आपके पास बेसिकली जो भी राइट्स हैं, दैट हैज बीन प्रोटेक्टेड बाय लॉ। और थर्ड जो बोलते हैं वो है मोरल लिबर्टी। हियर यहाँ पे आप जो भी हैं, यू एक्ट रैशनली एंड अकॉर्डिंग विद द सेल्फ प्रेस्क्राइब्ड लॉ। यहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी की वो बात कर रहे हैं। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ लिबर्टी दैट इज बीइंग टॉक्ड बाय रूसो। व्हाट वाज हिज व्यू ऑन एजुकेशन एंड सिटीजनशिप? उनकी जो बुक है इमाइल, इस पे पूरा के पूरे एजुकेशन पे उन्होंने बात किया है।
एंड बोला है कि एजुकेशन जो है इट प्लेज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल एंड इट इम्पोर्टेंट रोल टू बेसिकली क्रिएट अ मोरल सोसाइटी. सो ही सेड कि जो एजुकेशन होना चाहिए इट शुड बी होलिस्टिक एजुकेशन दैट विल foster, that will play an important role in freedom, morality and civic virtue. And वो बोलते हैं कि जो भी सिटीजन है, सिटीजन शुड बी मोरल एंड इंडिपेंडेंट थिंकर. एजुकेशन जो है इट मस्ट अलाइन द इंडिविजुअल्स विल विद द जनरल विल. दैट वाज हिज व्यू ऑन एजुकेशन एंड सिटीजनशिप. व्हाट वाज हिज व्यू ऑन आइडियल स्टेट? ही सेड कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने बताया पॉपुलर सोवरेनिटी जनरल विल पे होना चाहिए. सो ही एडवोकेटेड स्मॉल स्केल एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी. यहाँ पे जो भी लोग हैं ये आइडियल स्टेट में दे विल डायरेक्टली पर्सनली डेलिबरेट एंड डिस्कस एंड डिसाइड लॉ फॉर देयर देमसेल्फ. यहाँ पे स्टेट जो है यहाँ पे इस तरह से नहीं हुआ किसी एक को फायदा करे दूसरे को नुकसान करे. यहाँ पे देयर शुड बी इन इक्वालिटी इन वेल्थ एंड स्टेटस. सो देयर शुड नॉट बी एक्सट्रीम डिस्पैरिटीज और इन एक्सट्रीम इनइक्वालिटी. And he was the one who clearly emphasized on civic religion or civil religion so that he can promote basically unity. इनका अल्टीमेट गोल था सोसाइटी को यूनाइट करना. एंड लॉ जो है that should align with the general will. But we need to understand that whenever we study any thinker, हमें उनकी क्रिटिसिज्म भी पढ़ना जरूरी होता है. तो सिग्निफिकेंटली उनको बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया गया है बहुत सारे थिंकर के द्वारा. पहला उन पे ये है कि जो वो हैं वो उनकी जो थॉट है रूसो की दैट इज ऑथोरिटेरियन इन नेचर. क्योंकि एक तरफ बोलते हैं कि वो लोग फ्री है जनरल विल है बट एट द सेम टाइम बोलते हैं मैन आर फोर्स टू बी फ्री. व्हाट डज इट मीन्स कि आपको फ्रीडम के लिए आपको फोर्स किया जा रहा है. दैट shows that authoritarian implications. So general will जो है it might be manipulated by ruler. दूसरा जो उनका आइडिया है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का आप इसको देखो तो इट इज अनरियलिस्टिक इन लार्ज स्टेट्स. अभी मॉडर्न नेशन स्टेट है फॉर एग्जांपल इन इंडिया. डू यू थिंक दैट इट इज सुटेबल इन इंडिया? इट्स नॉट. इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड थर्ड एम्बिग्यूअस कंसेप्ट है उनके जैसे कि ट्रू जनरल विल को कैसे आप एक्चुअल में डिटरमाइन करोगे. आपको कैसे पता चलेगा व्हाट इज द एक्चुअल रियल विल एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई एंड हाउ विल यू प्रैक्टिस इन डे टू डे लाइफ. एंड नेक्स्ट वन इज ही नेग्लेक्टेड द माइनॉरिटी राइट्स. क्योंकि वो यूनिफॉर्मिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं बट कई बार वो उनके जो आइडिया है डाइवर्सिटी पे डिसेंट पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. So that was the criticism of Rousseau. So what we can conclude कि उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं. सबसे पहला कि he has significantly influenced French Revolution. तभी तो इनको हम इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं. जो ये स्लोगन है लाइफ लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी वो इन्हीं के द्वारा दिया गया और इनको ही एसोसिएट करते हैं इस कंसेप्ट से इस स्लोगन से. He was the one who was the one who constantly inspired direct democracy, socialism, liberalism and even Marxism. और ये जो हर अलग अलग जो आइडियाज है उन सबको इन्फ्लुएंस करते हैं. इसलिए कई बार इनको हम बोलते हैं he is the thinker of paradox and he is also known as utopian idealist. उनका काफी इन्फ्लुएंस इमैनुअल कांट और जॉन रॉल्स पे देखने को मिलता है. इमैनुअल कांट का जो आइडिया है मोरालिटी एंड ऑटोनॉमी वो उसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है रूसो से. एंड जॉन रॉल का जो जस्टिस एंड फेयरनेस का आइडिया है इसका हमें इन्फ्लुएंस रूसो के आइडिया से देखने को मिलता है. सो दैट इज ऑल अबाउट रूसो. आप मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.